चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो सुनो जरा ध्यान से। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू होगा। क्या शुरू होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ सुना है? एनीथिंग? एनीथिंग बेटा, एनीथिंग? गलती से गई, नहीं सुना? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जानते हैं आप? क्या होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट? एक एक करके हाँ जी, बोलिए। सेल करना है हाँ तो जी। मेरा ये कुछ पैसे सेल कर दो, किस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। ओके, और कोई? सर कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा उनके सिग्नेचर्स होते हैं एंड वो एग्रीमेंट जो होता है which has been कुछ ऐसे ही होता है, ओके। बताओ भाई अंकुश। अच्छा, शादी क्या कॉन्ट्रैक्ट है? यस सर। तो देख लो भाई, यस सर। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। चलो खैर, जो भी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या पढ़ने वाले बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओए होए, कब का लो है ये? कब का लो है? 1872 का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्लास में हमने एक्ट का मतलब तो समझ लिया था, यानी कि पार्लियामेंट में तो पास हुआ होगा, बट किसकी पार्लियामेंट में? ओके, बट 1872 यानी कि 1872 में भारत में कौन थे? अंग्रेज थे साहब। कौन थे? अंग्रेज। यानी कि ये लॉ किसने पास करवाया है? ब्रिटिश ने बेटा। किसने पास करवाया है? ब्रिटिश ने। यानी कि एक्ट पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने बेटा? और सोचो, आज भी ये लॉ चल रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे से रहा नहीं जाता, सॉरी। पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। मैनी पीपल्स, या इवन मैं भी पहले बोलता था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्या ये आज भी भारत सरकार कॉपी करके बैठी हुई है? yes, और हमने अपना लॉ नहीं बनाया, आज भी हम अंग्रेजों के लॉ को क्या कर रहे हैं बेटा? कॉपी करके और कंटिन्यू रखा हुआ है। बोलो। यस, बिल्कुल। अब सुनो, पॉइंट क्या है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है। जैसे एक कौन सा आपने सुना होगा साइंस में कि द पावर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटिकल फोर्स, हु इज इन्वेंटर ऑफ द ग्रेविटी? न्यूटन। न्यूटन। कहा जाता है ना। कभी ऋषि कनद के बारे में पढ़ना, ऋषि कनाद के बारे में पढ़ना बेटा। ऋषि कनाद ने पहले ही किसके बारे में बता दिया था? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, उनकी अगर आप बुक्स पढ़ोगे ऋषि कनाद की, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि ग्रेविटी क्या होती है। तो बाद में बकवास सी कहानी बताई गई न्यूटन के द्वारा कि एक एप्पल गिर रहा है। हाँ, और उस एप्पल को गिरते हुए उसको लगा कि क्या था वो, नीचे ग्रेविटी फोर्स है जो उसको अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। सब बकवास। ठीक है, ये सारा का सारा अंग्रेजों ने किससे कॉपी किया था बेटा? फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट बुक्स। ठीक है, वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी कहानी है। आप सीरियसली जाके ना थोड़ा गूगल में सर्च करना, एक्चुअल इन्वेंटर ऑफ द ग्रेविटी। राइट, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था कि तीर को लेके, किसको लेके? धनुष बाण होता है ना। हाँ, तो वो धनुष बाण, जब बाण चलता अपनी गति से, जब तक वो अपनी गति से चल रहा है सीधे चलेगा, बट जैसे उसका फोर्स खत्म हो, कैसा आ जाएगा? एकदम से नीचे। और नीचे क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये ऋषि कनाद ने पहले ही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बता दिया था कि ग्रेविटिकल फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है। और अंग्रेजों ने उससे क्या कर लिया? हमसे कॉपी। और हमारे यहाँ पे सरकार ने हमें पढ़ाया कि देखो, एक पर्सन थे न्यूटन, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से सेब गिरता है, और किसकी खोज हो गई? ग्रेविटी। हो रहा है ना ऐसी कहानी कुछ। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बताई गई आपको बहुत सारी। वैसी ही कहानी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट कौटिल्य? yes, कौटिल्य, या इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो तो जानते होंगे। हाँ, ओके, बिहार का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र या मगध। पूरे बिहार को मगध बोलते थे, और पटना को क्या बोलते थे बेटा? पाटलिपुत्र, ये बोलते थे ना। और वहां पे एक शिक्षक थे बेटा, कौटिल्य, आचार्य चाणक्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। क्या लिखी थी बेटा? अर्थशास्त्र।
ठीक है। अंग्रेजों ने अपने टाइम पे इस बुक को क्या करा हुआ था भारत में? बैंक आचार्य की जो चाणक्य नीति वाली बुक थी बेटा, अर्थशास्त्र, उसको बैन किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्यों सर? सुनिए, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, पूरा का पूरा कॉपी था इस, समझे? यानी कि अंग्रेजों ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया वो कॉपी किससे किया था बेटा? आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र की बुक से। इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल में आचार्य चाणक्य की बुक को क्या कर रखा था? बैंड, ताकि लोग पढ़ के समझ ना ले। मेरे पास एक कंपेरेटिव स्टडी है, घर जाके मुझे मैसेज कर देना, या मुझे याद रहेगा मैं खुद ही भेज दूंगा आपको। आज जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, धीरे धीरे जब चीजें पढ़ोगे ना, फिर आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र की बुक है उससे कंपेयर करना, आपको सारी चीजें क्या मिलेंगी बेटा, एज इट इज। तो हमने ब्रिटिश से कॉपी किया था या ब्रिटिश ने हमसे कॉपी किया था? ब्रिटिश ने हमसे कॉपी किया था। और फिर वो चीज आज भी कंटिन्यू चल रही है। सोचो, आचार्य चाणक्य कब थे और आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1872 में जो एक्ट आया, 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीछे की कहानी ये है बेटा कि अंग्रेजों ने पहले ये कॉपी किससे किया? हमसे। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के बुक से इसको कॉपी किया, राइट। और वही चीज आज भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। तो एक छोटा सा तथ्य जो मैंने कहा आपको बताना चाहिए, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसका मतलब सर एक कहानी तो ये है, बट क्या लॉ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था? यस। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही लॉ पास हुआ था। अभी लॉ की कहानी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या? कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक सिचुएशन क्या है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इस चार्ट के इर्द गिर्द ही हमारी सारी कहानी चलने वाली। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, लिखिएगा कोई भी नहीं, बस फोकस से सुनते रहिएगा। सबसे पहले विल अंडरस्टैंड अ कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या? देखो, आपके सिलेबस में अगेन पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में काफी सिचुएशंस है, बट हमारे सिलेबस में जितना कवरेज है हम उतना ही इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या। आप जरा सुनो ध्यान से। जैसे एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। कौन है बेटा? मिस्टर एक्स, ठीक है। और एक व्यक्ति है मिस्टर वाई। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। सर मिस्टर एक्स ने फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सोल्ड आउट किए। क्या करे बेटा? कुछ गुड्स सोल्ड आउट किए। ठीक है, इसका मतलब ही इज अ सेलर। ये कौन हो गया? और ही इज अ बायर। ओके, अब नाउ इट्स ऑब्लिगेशन, इसका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। किसका बेटा? वाई का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। क्या करने का? पेमेंट करने का। बोलो बेटे। अच्छा, लेट अस अज्यूम इन्होंने गुड्स डिलीवरी करना है और इनको गुड्स गुड्स के बदले क्या करना है बच्चे? पेमेंट करना है। यानी कि सर मिस्टर एक्स के कुछ राइट्स है। बोलो। हाँ। और इसके कुछ ऑब्लिगेशंस है। यस। सर राइट्स क्या? भाई राइट्स ये है कि वाई से क्या लेगा ये? पेमेंट लेगा। अच्छा, ऑब्लिगेशन क्या है? गुड्स की डिलीवरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? सिलेबस कंप्लीट करवाना। यही है ना, कि पास करवाना है? सिलेबस कंप्लीट करवाना सर। गलत फहमत पालना, ठीक है। पता क्या सर, पास करवाना आपको ऑब्लिगेशन। अच्छा, ठीक है। दूसरा, आपका ऑब्लिगेशन क्या है? अच्छा, मेरा राइट क्या आपका ऑब्लिगेशन हो गया? मेरा ऑब्लिगेशन क्या आपका राइट हो गया? अच्छा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट है, केस फाइल कर सकते हो मेरे को? हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई। इमोशन गया भाड़ में। इमोशन गया भाड़ में भैया, हमारा काम नहीं तो केस फाइल करेंगे, इनफैक्ट ये रिवर्सल भी होगा फिर। समझ रहे हो? तो कहानी क्या है सुनो। सर हमारे कुछ क्या होते हैं? राइट्स, और हमारे कुछ क्या होते हैं? ऑब्लिगेशन। अच्छा, इस वाई के भी क्या कुछ राइट्स होंगे? या, और क्या इसके भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे? ऑफ कोर्स। अब सुनो जरा ध्यान से। सर एक बात बताइए, मानुस, ये जो हम मनुष्य है, क्या इतने ट्रस्टवर्दी हैं क्या? धोखा तो स्वभाव है लोगों का। मान लो मैंने इसको पढ़ाया, लेके भग गई पैसे, अब क्या करूंगा? कहाँ ढूंढूंगा इसको? मेरे साथ ऐसा केस हुआ भी है, मतलब एक सीए फाउंडेशन का मेरा बैच था। अब मैं क्या दर्द भरी कहानी है, हर बैच में सुनाता हूँ ये कहानी। तो वो बच्चा आया मेरे पास, कह रहा सर पढ़ना है। मैं कहा ठीक है भाई पढ़ो। उस टाइम पे मेरे सीए फाउंडेशन की हमारी फीस होती थी 22,000 रुपीज। ठीक है, तो उसने 4,000 रुपीज पे कर दिया अगले दिन ही। मैं कहा वाह, बड़ा अच्छा बच्चा है ये तो। अब अगली इंस्टॉलमेंट जब देने की बारी, मैं कहा बेटा फी, तो कहता सर वो ना मम्मी थोड़ा ना हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं आपको ना दे दूंगा। अरे यार, मम्मी की बात जहां पे आ जाती है तो ऑफ कोर्स ना हम थोड़ा सा
लिबरल हो जाना, ठीक है, कोई कोई बात नहीं। अब उसके बाद जब सिलेबस खत्म हुआ तो बंदा मुझे नजर ही नहीं आया। राइट, वो गायब। मैं उसको कॉल करूं, देयर इज नो रिस्पॉन्स। ऑफिस से कॉल जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स। मैंने कहा वाह, मतलब ये बेड डेप्ट हो चुका है। तो ऐसी कहानी होती है। इसका मतलब सर हमारा स्वभाव है कि हम ट्रस्टवर्दी नहीं है सर। हो सकता है हम कभी भी धोखा कर दें। अब उस केस में हमारे पास क्या रास्ता है? तो आपस में क्या बना के रखो बेटा? एग्रीमेंट। क्या बना के रखोगे? एग्रीमेंट। ताकि सुनो, हमें आप पे भरोसा नहीं है, हमें किस पे भरोसा है? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भैया मिस्टर एक्स का राइट है कि वो पेमेंट रिसीव करेगा किससे? वाई से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और एक्स का ऑब्लिगेशन है, वो गुड्स किसको डिलीवर करेगा? वाई को। सिमिलरली वाई का राइट्स क्या है? गुड्स की डिलीवरी रिसीव करेगा। और ऑब्लिगेशन क्या है? पेमेंट करेगा। और ये सब बातें कहां लिखी होंगी? एग्रीमेंट में। और उस एग्रीमेंट में दोनों के क्या होंगे? सिग्नेचर होंगे। अगर कल को कोई भी धोखा देता है तो हम कहां जा सकते हैं बेटा? कोर्ट में जाके इसके राइट्स को, इसके ऑब्लिगेशंस को क्या एनफोर्स करवा सकते हैं। तो सर अल्टीमेटली ये चीज के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि सर जितने भी भारत में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेंगे उन सभी एग्रीमेंट्स को लीगली एनफोर्स करता है कौन बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और अगर किसी ने ऑब्लिगेशन के किसी भी टर्म को वायलेट करा तो हम उसके लिए कहां जा सकते हैं साहब? कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में जाके अपना राइट्स, अपना ऑब्लिगेशन एनफोर्स करवा सकते हैं। समझ आया? यस। तो इसीलिए बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ना सिमिलर बेसिक आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ऑफर कराने वाला हूँ। हो सकता है आने वाली 2-3 क्लासों में सिर्फ क्या चले? ऑफर ऑफर। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा मैं क्या पढ़ाऊंगा, डिटेल में। रीजन सुनो, आपको बता दो। आप ना सीएस में बहुत सारे लॉ पढ़ोगे बेटा। क्या पढ़ोगे? आपको कंपनी सेक्रेटरी में बहुत सारे मैनी लॉस पढ़ाए जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, पॉइंट क्या है। और इन सभी लॉ का जो फाउंडेशन है वो क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन सभी लॉ का फाउंडेशन क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से आता है तो आप बाकी लॉज आराम से समझ सकते हो वेरी इजीली। क्योंकि एक बात बताओ, बिजनेस बिजनेस का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट है। आप चाहे कंपनी लॉ ले लो, चाहे आप इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ ले लो, ठीक है, कोई सा भी लॉ उठा लो बेटा, हर जगह क्या हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। और उसी कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन पे केस होते हैं। तो जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर नहीं होगा आपको कुछ भी लॉ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉज। ये सभी लॉज का क्या है बेटा? एक फाउंडेशन है। क्या है बच्चे? फाउंडेशन है। आर यू गेटिंग? बोलो यार। या कॉपी दिस प्लीज। आज तो ज्ञानेश सर की क्लास भी है ना? कौन हो रहा है? या अबे तुम लोग डॉक्यूमेंट्स भेज दो यार, मैं तुम्हें दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। बड़े नालायक टाइप के लोग हो तुम। बेटा 1-2 महीने रुक जाओ, उसके बाद फिर मेरे नखरे देखना। समझ रहे हो? वो तुम नखरे दिखा लो। 1-2 महीने रुको बस। आज जस्ट फॉरवर्डेड बेटा, मुझे ना आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं आपका ग्रुप में ऐड कर दूंगा। विनीत, मतलब गेट ओपन करके आ जाओ। सुनो, आराम से ओपन कर लो, नीचे लग रहा है। हल्का सा उठा के कर रहा है। सही करवाना है, पता है टाइम नहीं मिल रहा है।
हाँ जी बेटे। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हाँ। सिर्फ सीए करता है। सीएस। सीएस सीएस ही करता है। सीए किसने बोल दिया? एक बोलते सेक्शन एक में कर सीए करता है। किसने बोला? मतलब एक जैसा करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने कितने एनजीओ बनाई है। उसमें क्या होता है ना, एक वो जाता है प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। जब हम सेक्शन 8 कंपनी बना रहे होते हैं तो हम एक रिपोर्ट देते हैं, क्या? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब उस बैलेंस शीट को ऑथराइज किससे करवाओ? सीए से। बाकी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर कोई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं होता। और करता जनरली कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जितने भी लीगल कॉम्प्लायंस कौन करता है? हाँ, उसमें जो बैलेंस शीट बनता है ना, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, उसकी ऑथराइजेशन आप किससे करवाते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सीएस नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, एवरी वर्क। बस कुछ जगह क्या होता है, सीए के स्पेसिफिक सिग्नेचर की जरूरत होती सीए है। का ऐसा कुछ नहीं है बेटा। टैक्सेशन भी कर सकते हो, इवन पता है जीएसटी भी आप पूरा कर सकते हो। अब तो जीएसटी में ऑडिट ही खत्म हो गया। ऑडिट का कोई प्रोसेस अब जीएसटी में नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो कोई भी, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएम में हो, कोई भी पर्सन जीएसटी में काम कर सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। मैंने कहा ना, इवन यू कैन अकाउंट्स में भी काम कर सकते हो। बस साइन तो लेना है सीए से। अरे गेटिंग, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो कोई सा भी काम। बस जहां आपको उस पर्टिकुलर पर्सन, जैसे सीएस का होता है ना, एनुअल रिपोर्ट जाती है कंपनीज में, MGT 7 फॉर्म फाइल होता है, उसमें साइन सिर्फ कौन करता है? सीएस। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। बट क्या जो सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो MGT 7 नहीं भरते होंगे? बिल्कुल भरते होंगे, बट साइन किससे कराते होंगे? सीएस से। वैसे ही आप जैसे मान लो किसी कंपनी का अकाउंट्स बैलेंस शीट बना रहे हो, बनाओ, प्रॉब्लम क्या है? साइन किससे करवा लेना? ये होता है। ठीक है। तो क्या कोई स्पेसिफिक नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी काम आप कर सकते हो, बट जहां आपको सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोफेशनल की, वहां पर आप किसका सिग्नेचर लोगे बेटा? क्लियर है? ओके। ये समझ आया आपको? सुनो, एक चार्ट हम पढ़ेंगे और इस चार्ट में ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओ माय गॉड, इतना छोटा सा है ये। या सुनिएगा, यहां पर दो व्यक्ति हैं। एक है मिस्टर टॉम, ठीक है, और एक है मिस्टर जेरी। ये दोनों बड़े फेवरेट है एक दूसरे के। सर टॉम ने ना, सबसे पहला जो स्टेप होगा, लेट अस अज्यूम टॉम ने जेरी को एक ऑफर दिया। क्या दिया? वो ऑफर कुछ भी हो, जैसे भाई मेरी कार परचेस कर ले, भाई मेरा लैपटॉप परचेस कर ले, मेरा घर परचेस कर ले, मैं ऑफर दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? ऑफर। जैसे मैंने बोला, आके इंस्टीट्यूट, जब तुमने बोला सर हमें सीएस करना है, हमें क्लास दे दो, यू आर ऑफरिंग समथिंग ना। मैं बोलो बेटे, हाँ। तो हमने क्या करा? ऑफर दिया। अच्छा, जो शख्स ऑफर दे रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम नाम क्या देंगे बेटा? ऑफरर। क्या नाम देंगे? ऑफरर। अच्छा, जिसको ऑफर मिल रहा है, अगर इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑफरी। क्या बोलेंगे बच्चे? ऑफरी। ये इसको प्रपोजर भी बोल सकते हो और उसको प्रपोजी भी बोल सकते हो। ठीक है। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसको प्रॉमिसर भी बोला जा सकता है, उसको प्रॉमिसी भी बोला जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब सबसे पहले की कहानी क्या होती है बेटा? ऑफर। क्या होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले? ऑफर। अच्छा, ओके। मान लो जेरी ने टॉम का ऑफर क्या कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सेप्टेंस। यानी कि पहली कहानी कहां से शुरू होगी, फिर कहां पे सिस्टम चलेगा। अच्छा, वंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज क्लियर, ये दोनों मिलकर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉमिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉमिस या प्रोमिसेस। या तो एक प्रॉमिस होगा, या क्या होंगे बेटा? बहुत सारे प्रॉमिस। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? अच्छा सर, मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या आता है? ऑफर। फिर क्या होगा? एक्सेप्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं करा, क्या आगे कहानी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी सर, वही खत्म, फिनिश, क्लास। ठीक है। तो जैसे एक्सेप्टेंस दोगे, क्या क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली? अच्छा, इस प्रॉमिस में मैं एक और चीज जोड़ देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं कंसीडरेशन। क्या बोलता हूं बच्चे? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का बेसिक मीनिंग आगे चल के पढ़ोगे, मैं जनरली यहां पे लिख देता हूं, समथिंग इज इन रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा? समथिंग इज इन रिटर्न। कुछ भी अगर आप रिटर्न में दे रहे हैं तो वो क्या है? कंसीडरेशन है बेटा। क्या है? कंसीडरेशन। जैसे मैंने कहा बेटा, ये बुक परचेस कर लो, आपने, मैंने ऑफर दिया ना, आपने कहा ठीक है सर एक्सेप्ट करो, कितने में? 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी है। तो वो जो 200, 450 जो है, वो क्या है? कंसिडरेशन है। मैं आपको बुक दे रहा हूं, मेरे एंगल से कंसिडरेशन क्या हो गई? बुक। आप मुझे क्या कर रहे हो? पैसा दे रहे हो, आपके एंगल से कंसिडरेशन क्या हो गया? पैसा। पैसा।
समझ आया? अच्छा सर, इसका मतलब सर सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई, फिर कहाँ से, फिर क्या बनाया, फिर उसमें हमने क्या ऐड करा। अच्छा, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा साहब एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या किसी भी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे क्या? नो, एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है बेटा क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो एग्रीमेंट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट भी नहीं होगा। अच्छा, आप में से कोई रेंट पे रहता है? कौन रहता है रेंट एग्रीमेंट बनाते हो? रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक के साथ नहीं बना हुआ है, बनाओ आपने बना रखा है। कितने महीने का बनाया है? सर 1.5 साल का बना मतलब नहीं बनता, 11 महीने का बनता। मकान मालिक जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं वो कितने महीने का बनाते हैं? 11 महीने। क्यों जानते हो? क्योंकि वो एग्रीमेंट है खाली, उसके बेसिस पे केस हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप 1 साल से ज्यादा बनाओगे फिर आपको लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और प्रॉपर स्टैम्प होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या स्टैम्प ड्यूटी पे करिए उस पे? सर वो टाइम डिपार्टमेंट को ऑफिसर या फिर उनको सेंड क्या पता गया हो, अगर ऑफिसर है फिर तो और नहीं करा होगा नालायक। करना तो दिखाना मुझे एक बार, ठीक है। जनरली बेटा हम एग्रीमेंट क्यों, मतलब क्या था सुनो, एग्रीमेंट इसलिए बनवाते हैं क्योंकि एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अभी तक जो कहानी चल रही समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद सर ऐसा क्या करें जो इस एग्रीमेंट को हम क्या बना दें, कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं इसमें जोड़ दो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। क्या कर दो बेटा? यानी कि एनफोर्स कर दो किसको? लॉ को। एनफोर्स कर दो किसको? लॉ को। सर जैसे ही लॉ एनफोर्स हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि एक्सेप्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल होते हैं। अच्छा बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। सर एनफोर्सिबिलिटी कैसे होती है? एनफोर्सिबिलिटी होती है बेटा, आप उस कॉन्ट्र एग्रीमेंट को क्या करवाइए, रजिस्ट्रेशन। क्या करवाइए? रजिस्ट्रेशन प्लस उसमें जो भी स्टैम्प ड्यूटी बन रही है सरकार को वो स्टैम्प ड्यूटी पे कीजिए। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या बन जाएगा बेटा? एनफोर्सिबल बाय लॉ। और जैसे एनफोर्सिबल बाय लॉ हो गया वो क्या बन जाएगा बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो यानी कि सबसे पहले कहानी सुनो, ये पांचवा पॉइंट था, ये छठा हो गया और ये क्या बन गया आपका? सातवां। तो सुनिए, ये 7 स्टेप में पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कहानी खत्म। सबसे पहले क्या होता बच्चा? ऑफर। दूसरा, अच्छा एक्सेप्टेंस एंड ऑफर मिलकर क्या बनाते हैं? प्रॉमिस या प्रोमिसेस। एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिसेस। अच्छा इसमें क्या जोड़ दूंगा? कंसिडरेशन। क्या बना देगा? एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट में जैसे ही हम क्या इन्फोर्स कर देंगे, लॉ को, तो एनफोर्स को करते ही ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर समझ नहीं आया? आया? तो अब सुनो हम पढ़ने वाले कैसे हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ऑफर। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्टेंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉमिस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? कंसिडरेशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीमेंट। फिर हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। फिर कहानी खत्म। समझ में आया? पक्का? श्योर? अच्छा सुनो, एक और चीज बता दो, अपने घर वाले से बोल देना, एक स्टैचुरी वार्निंग दे देना कि जब भी आप क्लास आओ तो घर कब वापस आओगे इसका टाइम मत बता क्या। ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे मैं आपकी क्लास का ड्यूरेशन क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। और हो सकता है कभी कभी आपकी 8-8 घंटे की क्लास भी चले। ठीक है? सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि मैं सीरियसली देखो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है आपको लॉ में एक्सपर्ट बनाना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग चीजें पढ़ ली ना, आप लॉ में बहुत अच्छे हो जाओ। समझ रहे हो? तो इसलिए टाइम बाउंडेशन मत रखना। वो कहते हैं ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, आप मुझे फोन दो मैं तुम्हें, तो तुम मुझे अपना टाइम दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, नॉलेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज मेरे पास कॉल ना आए किसी घर वाले का, सर हमारे बच्चे नहीं आए, मैम सीएस कर रहे हैं बच्चे। तो इनकी क्लासेस कभी कभी लंबी भी चलेंगी। तो संडे 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 वनडे अभी तो नहीं लूंगा क्लास संडे को, बट सर नेक्स्ट संडे से फिर आपके संडे क्लासेस भी होंगे। ठीक है? जीने नहीं दूंगा बेटा। ठीक है? चलो कॉपी करो। कह रही है, ले लिया करो, घर में बर्तन धोने पड़ते हैं। नहीं नहीं लिखो लिखो उसको, चार्ट बनाओ। और बेटे काजल गांव नहीं जाना, जाना भी है तो एक दिन के लिए जाके आ जाना है। बट पता प्रॉब्लम क्या है, उत्तराखंड अगर तुम एक बार गए फिर तुम्हारा वापस आने का मन करता ही नहीं है। मैं पिछली बार गया था, 1 हफ्ते के लिए रुक के आया हूँ आराम से, 2 हफ्ते, वापस आने का मन ही नहीं करता। इसलिए जाओ ही मत।
यही मरो पोल्यूशन, है ना। So दादी बोलने से दादी का तो बड़ा प्यार होता है ना, क्या करें। हालांकि मैं भी जाऊंगा, बट मैं 1-2 दिन के लिए जाऊंगा खाली। आप 6 या 8 घंटे। ये एक दिन में क्या लिख भी जाएगा एक दिन में। ज्यादा दूर थोड़ी है यार, यहाँ से 400-500 किलोमीटर तो है। हाँ, बिहार की तरह थोड़ी है 2-2 दिन लग रहे हैं। ये तो आज मेट्रो ट्रेन में बैठते हो कि 2 दिन बाद पहुंचते हो, लाइक ये कौन। हाँ, ऑफिस की चाबी भाई वही होगी ड्रॉ में, और बंद करके यहीं रख देना। Yes. Yes. तुम्हारा भविष्य एग्जीक्यूटिव। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडिया में जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं चाहे वो फैमिली शूट से रिलेटेड हो सब फैमिली सेटलमेंट्स, बट आपको नहीं पढ़ा जाएगा सारा, है ही नहीं सिलेबस में सारा। कुछ सारे नहीं रहता है फ्यूचर में जब आप CS एग्जीक्यूटिव में कमर्शियल इकोनॉमी एंड कमर्शियल लॉ पढ़ोगे ना, शायद वहां पे है, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट है शायद। और एक बार अगर लॉ इंटरप्रिटेशन कर लोगे ना, तो फिर आप खुद ही पढ़ लोगे। मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको, अगर आप सेल्फ ही पढ़ना चाहो ना, पढ़ लोगे, गारंटी दे रहा हूँ। ओ भाई, यही तो चल रहा है। सिखाओ लास्ट क्लास में इंटरप्रिटेशन सिखाया तो थी, सेक्शन कैसे पढ़ते हैं, वर्ड का मीनिंग कैसे पढ़ते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे ना यार, तू तो मतलब बिल्कुल एक गले में चाप रख के बैठा हुआ है। सर लाइक कब से स्टार्ट हो जाएगा मतलब क्या, क्लास अभी मैं थोड़ा सा तुम लोगों को, अभी है टाइम अभी है मतलब 1 हफ्ते के बाद। इसको मैंने बता दी। ऊपर कर दो। एक तो पता नहीं खांसी है वो ना भाई। हाँ, ठीक है क्या, हाँ ना, पानी तो है। डन। यस सर। पुलकित आया है, चला गया ना। लिखा। सर अच्छा, तो अब हम स्टेप 1 में सबसे पहले क्या समझेंगे बेटा, ऑफर का मतलब क्या होता है। तो हेडिंग डालिए, कर दो, ऊपर कर दो इसको। तो सबसे पहले बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है ऑफर। कौन सा टॉपिक है बेटा, ऑफर। अच्छा सुनिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑफर को किस तरीके से डिफाइन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक टर्म समझिए। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ के साथ इसको। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
uses the term proposal. कौन सा टर्म यूज कर रहा है बेटा? इंस्टेड ऑफ ऑफर। कहता है जी however the word proposal and offer are synonyms and are used interchangeable लिखा बच्चों? हाँ जी, Yes, sir. सुनना जरा ध्यान से। सिचुएशन क्या है? हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज करा है? ऑफर। बट अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 की बात मानूं तो वो ऑफर को डिफाइन नहीं करता, वो किसको डिफाइन करता है? प्रपोजल को। किसको? प्रपोजल को। देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 यूज करा है कौन सा टर्म? Proposal. प्रपोजल इंस्टेड ऑफ ऑफर। मतलब वहां पर ऑफर नहीं लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है? प्रपोजल। राइट? जो यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफाइन करा गया है उसको हम जनरली किस वर्ड को डिफाइन किया गया है? प्रपोजल को, ना कि किसको? ऑफर को। अच्छा जी। बट कहते हैं हावेवर जो वर्ड प्रपोजल है और ऑफर है ये दोनों ही क्या है बेटा? सिनोनिम्स। क्या इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? हाँ, चाहे मैं प्रपोजल बोलूं चाहे मैं ऑफर, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो कहते हैं आर यूज इंटरचेंजेबली, तो इसलिए देखो। अच्छा एक सेकंड रुकना। लकी कैसे पढ़ूंगा इसको बेटा? ए सेक्शन 2 क्लॉज ए। क्यों क्लॉज? क्यों क्लॉज? इसलिए क्योंकि डेफिनेशन वाला सेक्शन है साहब। ये बताया था ना, हर लॉ में एक डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है। और डेफिनेशन सेक्शन कौन सा होता है बेटा? सेकंड। दो दो बेटा मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है? बट अभी जनरली समझ लो कि सेक्शन 2 जहां पर भी होगा वो कौन सा होगा? डेफिनेशन वाला सेक्शन। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कैसे? सेक्शन 2 क्लॉज ए। बट लॉ में कैसे पढ़ते हैं? क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एज ए स्टूडेंट अभी हम क्या समझेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार। हाँ जी। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है किसको बच्चे? प्रपोजल को। यानी कि सुनो, मैंने आपसे कहा था ना, याद करो लास्ट क्लास जब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी वर्ड का मतलब जानना हो तो मैं उस एक्ट के कहा जाऊंगा? पहली बात तो सेम सेक्शन में जाएंगे, बट मान लो सेम सेक्शन में नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि डेफिनेशन वाले पार्ट में ऑफर का मतलब डिफाइन किया गया है। या बोलो यार। हाँ जी। तो अगर मैं बोलूं कि ऑफर का मतलब क्या, तो ऑफर यानी कि प्रपोजल को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। सेक्शन याद करने का सिलसिला शुरू। तो आज का हमारा पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज ए किसको डिफाइन करता है? प्रपोजल को साहब। किसको डिफाइन करता है? प्रपोजल को। इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं क्या बोलता है, चलो लिखो।
अच्छा, एक सेकंड रुकना। लिख लिया क्या? Yes, और इसके बाद का पोर्शन काट देना। लिखा था ये? लिखा जी? yes, sir. ठीक है, देखा। क्या है ये? जिनका नाम है फेरी चंद्र को इसके सारे सारे में देगा डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि सर प्रपोजल का मतलब क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो, जस्ट मैंने ये बोला, मैं कहा यार विनीत ये पेन परचेस करेगा क्या? मैंने क्या बोला? क्या विनीत ये पेन परचेस करेगा क्या? अब सुनो, इस वर्ड में ना एक एक पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से प्रपोजल या ऑफर का मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। इधर देखो, बहुत सारी बातें तो हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? अब देखो, ये रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view with a view obtaining the assent of that other to such act or absistence, he is said to be a proposal। मतलब क्या है, कुछ समझ आया? नहीं, इधर देखो, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मैं आपको ना एग्जांपल से समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? यहाँ पे ना दो बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूं बेटा, यहाँ पर मैं सामने वाले को डिक्लेरेशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द विलिंगनेस। विलिंगनेस दो चीजों का, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्या लिखा बेटा? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने क्या बोला? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्लियर है? अच्छा सर, पहले सिर्फ इस पार्ट को अंडरस्टैंड करिए, पार्ट क्या बोल रहा है, और ये बिना एग्जाम्पल के बच्चे समझ में नहीं आएगा। तो सुनिए, एग्जाम्पल नंबर वन, यहां पर क्या समझेंगे सबसे पहले? एग्जाम्पल नंबर वन, लेट अस अज्यूम देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स। कौन है बेटा? मिस्टर एक्स। और यहां पर एक पर्सन है मिस्टर वाई। क्लियर है? अच्छा, मिस्टर एक्स ना ऑफर देता है किसको बच्चे? वाई को। यानी कि इसको ऑफर देता है बाय अ कार ऑफ रुपीज 1 लाख। यानी कि मैंने क्या अपनी इच्छा जाहिर करी, किसको? वाई वाई को। क्या बोला? कार कार खरीद लो। कितने की है? अच्छा, मैं यहाँ पर मिस्टर एक्स को कुछ काम करने को बोल रहा हूँ या कुछ काम ना करने को बोल रहा हूँ? करने को बोल रहा हूँ। थोड़ा खरीद ले भाई। यानी कि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? टू डू, परचेज कर लो क्या? मेरी गाड़ी। अच्छा, और चाह रहा हूं ये आंसर दे, चाह रहा हूं बेटा क्या आंसर दे, हाँ या ना? ऑफ कोर्स। तो दिस इज द फर्स्ट केस कि सर ये बोल रहा है कि हम अपनी इच्छा डिक्लेयर करते हैं किसी व्यक्ति को क्या करने के लिए बेटा? टू डू समथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या करने के लिए बेटा? टू डू समथिंग। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान सुनते रहिएगा। इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर में और मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझो। क्या समझो बेटा? एग्जाम्पल नंबर 2। ओके सर, देर इज अ पर्सन मिस्टर
एक्स एंड मिस्टर वाई। सर मैंने मिस्टर एक्स को बोला, सॉरी, एक्स ने वाई को बोला आई विल पे यू ₹100 if you do not smoke। मैंने क्या बोला कि मैं तुझे कितने रुपए दूंगा, ₹100 अगर तू क्या नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, स्मोकिंग को अगर छोड़ देता। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कुछ कर या कुछ ना कर। नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, कुछ करने को बोल रहा हूँ, कुछ ना करने को बोल रहा हूँ। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, समझ आया Yes, sir. बेटा। यहाँ ऑफर हम कुछ करने का भी दे सकते हैं और कुछ ना करने का भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई सुन, मैं तुझे डेली ₹1000 दूंगा। क्या दूंगा, डेली ₹1000 दूंगा, तू जिम नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, जिम नहीं जाएगा। सो दैट मीन्स मैं उसको कुछ काम करने को बोल रहा हूँ या कुछ ना करने को बोल रहा हूँ। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने को बोलना भी क्या है बच्चे, ऑफर ही है। या टू, मैंने कहा मैं तुझे डेली ₹1000 दूंगा, जिम जा। क्या मैं करने को बोल रहा हूँ, हाँ तू जा जिम जा, मैं कितना दूंगा, टू डू, यानी कि टू डू और टू, मुझे ये मैं हूं, एक्स हूं, मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं किसको, सामने वाले व्यक्ति को, वाई को, क्या करने के लिए, टू डू और टू नॉट टू डू। समझ आया, पहली लाइन समझ आई। दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। अब सुनो, इसमें एक और केस ऐड करते हैं। मैं ना यहाँ पे साइड में है जगह, नहीं है, तो इसको ना एक सुनो, अभी लिखना मत, इसको मैं नाम देता हूँ क्या बेटा, ए पॉइंट, और इसी के नीचे मैं एक पॉइंट देता हूँ बी। क्या देता हूं, बी। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पर्सन। बोलो बेटा, किसको लेके, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब सुनो, इस एग्जांपल में ऐड करते हैं। मैंने पहले एग्जांपल में ऑफर दिया था किसको, वाई को, और मैं चाह रहा था ये अपनी असेंट मुझे दे। क्या दे बेटा, असेंट मुझे क्या करे, प्रोवाइड करे, यानी कि मैं इसकी असेंट ऑब्टेन करना चाहता हूं। बेटा असेंट का मतलब क्या होता है, आपकी इच्छा। क्या बेटा, आपकी इच्छा, कि आपकी इच्छा क्या है, जो मैंने आपको ऑफर दे रहा हूं, उस ऑफर में आप क्या मुझे दो, अपना असेंट बताओ। क्या आप खरीदोगे गाड़ी या नहीं खरीदोगे, तो आप बताओगे ना। तो मिस्टर वाई की मेरी इंटेंशन क्या है बेटा, मिस्टर वाई की असेंट को क्या करना, ऑब्टेन करना, यानी कि मैं सिर्फ ऑफर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कार खरीदेगा। आप बोलो चल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। राइट, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कार तेरे को देनी है और तेरे मुंह से सुनना हाँ या ना। यानी कि सुनो, मैंने कार का ऑफर दिया, कार खरीदने का क्या दिया, ऑफर दिया, और मैं चाहता हूं तू क्या करे, रिप्लाई करे। ये वो वाली कहानी नहीं बेटा कि सर मैंने बोला आई लव यू, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब ना का मतलब क्या है, हाँ है सर। होता ना जनरली ऐसा कि ना का मतलब क्या होता है, हाँ, ऐसा नहीं है बेटा। आपको उसी टाइम क्या लेनी पड़ेगी, असेंट, रिप्लाई लो। क्या लो, अगर आपने आई लव यू बोला, सामने से क्या सुनोगे, आई हेट यू या आई लव यू टू। बोलो यार, मतलब जब तक आपकी वो मतलब आपने ऑप्शन थोड़ी दिया। फिर अगर अभी चाहते हो, देख बहन कुछ मत बोलिए, सॉरी बहन बोल दिया मतलब आपको कुछ नहीं बोलना है, मैंने आपका अपनी एसेंट दे दी, अपनी विलिंगनेस बता दी, और सामने से क्या नहीं जान रहा हूं, सामने वाले की एसेंट नहीं जाना, तो वो ऑफर हुआ क्या, नहीं सर। यानी कि ऑफर में दोनों कंडीशन मैंडेटरी है, कि आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो और सामने वाले की इच्छा भी क्या कर रहे हो, जान रहे। तो समझ आया। तो इस केस में बेटा मैं ऑब्टेन कर रहा हूं किसके लिए, कंसेंट ऑब्टेन कर रहा हूं किसके लिए, टू डू या नॉट टू डू। अबे टू डू ना लल्लू, समझ आ रहा है। अच्छा अब साइमल्टेनियसली से नीचे देखो, मैंने बोला वाई को कि भाई सिगरेट मत पियो यार, मैं तुझे डेली कितने दूंगा। अच्छा तो क्या मैं यहां पर ऑब्टेन करना चाहता हूं असेंट, Yes, sir. किसकी, वाई की असेंट ऑब्टेन करना चाह रहा हूं, नहीं चाह रहा हूं, हाँ, किस चीज के लेके, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को लेके। किसको लेके, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को लेके, मतलब ना करने की आपको मुझे कंसेंट देनी पड़ेगी। समझ में आया। अब सुनो, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या अब मैं इसको कंप्लीट ऑफर मानूं, क्या इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व है, मैं कुछ करने को बोल रहा हूं
या कुछ ना करने को बोल रहा हूँ, अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा हूँ और सामने वाले की क्या जानना चाह रहा हूँ, असेंट जानना चाह रहा हूँ। ये दोनों अब कंप्लीटली क्या हो गए बच्चे, ऑफर हो गए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से, बताना क्या ये ऑफर है या नहीं है, ठीक है? ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। सर एक मिस्टर है ए, कौन है? अच्छा, और ये है मिस्टर बी, कौन है बेटा? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने इसको ऑफर दिया टू बाय माई बाइक फॉर ₹2,50,000। बताओ, कार हमने 1 लाख की लिखी थी और बाइक कितने की लिखी है? 2.5 लाख। हाँ, गजब जमाना है यार। हमारी मर्जी, हमारा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत है? बट नॉट ऑप्टेन असेंट ऑफ मिस्टर बी। नहीं है। सुनो, ऑफर की दो कहानियां, ऑफर की दो कहानियां हो गई। पहला, विलिंगनेस शो करोगे, आप अपनी विलिंगनेस शो करोगे किस चीज को लेके बेटा? टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, प्लस क्या होनी चाहिए बेटा? ऑप्टेन असेंट, सामने वाले की इच्छा लोगे ना, किस चीज को लेके? टू डू और, अच्छा यहाँ ये नॉट टू डू मत लिख लेना, लॉ में क्या लिखा हुआ है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने से। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? कुछ ना करना। बोलो बच्चों। हाँ, टू डू या एब्सटेन, तो दोनों मिलकर क्या ऑफर बनाती है? अगर इसमें से एक है, एक नहीं है, क्या ऑफर बन पाएगा? नो सर, नहीं समझ में आया सर। आ गया तो ये बताओ, ऑफर है? नॉट ऑफर, क्योंकि इसमें सर विलिंगनेस तो मैं शो कर रहा हूँ बट मैं सामने वाले की इच्छा लेना नहीं चाह रहा हूँ। आप समझ में आया? यस सर। पक्का। अब जरा डेफिनेशन पे वापस आओ। जो पहली बार हमें डेफिनेशन डरावना सा लग रहा था, उसको आप पढ़ते हैं। वो था ना, पहली बार जब देखा भाई क्या है ये? क्या हमें लॉ कभी समझ आएगी? आएगी बेटा। क्या लिखो? वन, व्हेन वन पर्सन मिस्टर एक्स सिग्निफाई करता है, जाहिर करता है, अनदर दूसरे व्यक्ति को, मिस्टर वाई को, अपनी विलिंगनेस किस चीज को लेके? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कुछ भी। नहीं समझ में आया? विद व्यू, क्या लिखा बेटा? विद व्यू ऑब्टेनिंग व्हाट बेटा? असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट, उस काम के लेके, या एब्सटेंशन से, जो काम नहीं करना चाहता था। ही सेट टू बी मेक अ प्रपोजल, हम मान लेंगे वो व्यक्ति क्या दे रहा है बेटा? प्रपोजल दे रहा है। समझ आया जी? पक्का। अच्छा, जो पहले डेफिनेशन अजीब से लग रही थी, कि आप क्लियर हो गई? इसलिए लॉ में एग्जांपल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बेटा। चलो एग्जांपल लिखो। अच्छा सुनो, आप कैसे लिखोगे? पहले ए लिख लो, फिर बी लिख लेना। और इससे पहले आप एक काम करो, रुको अभी लिखना मत, हेडिंग लिख लेना सबसे पहले, एसेंशियल ऑफ ऑफर। क्या लिख लेना? एसेंशियल ऑफ ऑफर। और उसके बाद पहले ए पॉइंट लिख लेना, फिर क्या लिखना? बी पॉइंट, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। समझ गए? क्या वो डाउट है? प्रपोजल ऑफर एक ही है। और अभी तो क्या बताया था? प्रपोजल ऑफर एक ही है। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, अब साबित कर सकता हूं क्या वो मेरा ही है? बताओ, क्योंकि उसमें मेरा नाम तो लिखा नहीं है, तो इसका जिसके पास गया उसी का हो गया। बड़ा बेवफा है ये। और बेवफा को ही क्या बोलते हैं हम? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? आ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट, जिसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा? एंडोर्समेंट के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। बियर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इसको। सर ऐसा कभी रियलिटी में हुआ है? रियलिटी में ऐसे केसेस होते हैं? आओ, जैसे सोचो, तुम्हारे जेब में 10 रुपए पड़े थे, गिर गए, तुम जैसे बाहर गई, लकी ने उठा लिए, कैसे साबित करोगे तुम्हारे थे? लकी तो बोले कि मेरे हैं। साबित कर पाओगे? हाँ भाई, ले आओ, ले आओ, उसमें ले ली। भाई समझ आ रहा है? ओ भाई हेलो, समझ आ रहा तुम्हारे? तो पहले एसेंशियल ऑफ ऑफर का पहला पॉइंट लिखना, फिर नीचे वाला लिखना। पहले मुझे बता देना, एग्जाम्पल पहले मत लिखना। पहला लिख लिया? नो सर। तुम 12th क्लास में, 11th में तो भी आई थी क्या मेरे पास? 10th में देखा था, कैसा लग रहा है?
10th में शायद ज्ञानेश सर विकास सर पढ़ाते थे। देखा, बच्चों की शकल भूलता नहीं हूँ। ए पॉइंट लिखो फटाफट से, फिर बी दिखवा दो। ये लो, बी लिख लो। चलो तो अबे यार, तो जल्दी करो ना भाई। कुछ बच्चे लिख के बैठ गए, वेट कर रहे हो। तुम लोग बातें कर रहे हो। पहले लिख गया था, पहले लिखना है। अच्छा। ये क्लास का एग्जाम्पल हाँ, ए लिख लिया। है। ये लो, बी लिखो पहले। ए और बी एक एग्जाम्पल पहले ए बी लिखो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। बताया तो था लल्लू। एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले ए और बी दोनों लिखना है। हाँ, तुमने इकोनॉमिक्स सर उसका भेज दिया। चलो हो गया। और मैथ्स थोड़ी है यार वो। हम सर जाने सर इसको मैथ्स मैथ्स बोलते हैं, हमारे क्या मैथ्स हो गई। क्वांट है वो, क्वांट। हो गया, अब एग्जाम्पल लिख ली। सर वैसे भी लिख सकते हो, चलिए कर रहे हैं। आप भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख ले, ऐसे वैसे क्या होता है। लिख दिया था ये ये तो कोई बात नहीं। एक केस लॉ पढ़ाता हूँ, जरा लिखो इसको फटाफट से। ये हमको थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। कॉपी कर लिया आपने? पहला एग्जाम्पल तो हो गया होगा। तुम चश्मा बना लो यार। आई विल पे यू।
100 रुपए पे करूंगा अगर तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो। कॉपी किया? थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ाइए। अरे बाल कटवाओ भैया। सिंसियर बनो, सिंसियर। अच्छा, किस किसने सोचा है 12th के बाद जिंदगी बड़ी आसान होगी? अगर सोचा है तो बड़ा गलत सोचा है बेटा। जो जिंदगी अच्छा कल से जी रहे हो, फिर मैंने सोच लिया था शायद जिंदगी। क्या? वैल्यू बदली। क्या ऑफर हम कुछ करने को लेके दे सकते हैं? क्या ऑफर हम कुछ ना करने को दे सकते हैं? ठीक है, दोनों ही ऑफर वैलिड है बेटा। और ऑफर हो या प्रपोजल हो, दोनों का मतलब क्या है बेटा? सेम ही है। और नोट्स बहुत अच्छे बनाना, ध्यान से। लॉ के नोट्स ना अभी फ्यूचर में भी काम आएंगे आपके, तो इसलिए बहुत अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाना। ठीक है? क्या? हाँ। अभी तुमने कभी एग्जीक्यूटिव के बच्चों की कॉपी देखना, लॉ वाली। तुम बोलोगे सर ये क्या है, इतनी सुंदर कॉपी। हाँ जी। हो गया। यस सर। ओके, आगे देखिए। एक केस हुआ था, लिखो। हार्वे वर्सेस फेसी। नाम है ये तो, नालायको। रियल केस है बेटे, रियल केस। केस लॉ जहां लिखवा दूं वो रियल है। क्या नाम है? हार्वे वर्सेस फैसी। अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी तो देख। देखिए, यहां पर मैं ना इसको आपको ना एग्जाम्पल फॉर्मेट में ही समझाऊंगा, ऑल दो देर इज अ फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है? सर यहां पर दो व्यक्ति थे, एक का नाम था मिस्टर हार्वे। क्या नाम था बेटा? मिस्टर हार्वे। और एक का नाम था मिस्टर फैसी। ओके, सो देर इज ए 2 पर्सन, मिस्टर हार्वे और मिस्टर फैसी। अच्छा। सर बेटा लिखना नहीं है, हेलो। बेटे 12th क्लास में समझो उसको प्लीज, वरना दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन भेजता है। सेंड सम क्वेश्चंस
वाया टेलीग्राम। किसके जरिए बेटा? टेलीग्राम। याद है ना, पहले टेलीग्राम तार वगैरह चलते थे। और इसमें दो प्रश्न पूछता है इन भाई साहब से। पहला कहता है, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन? कौन सा पेन बेटा? बम्पर हॉल पेन। और दूसरा पूछता है, लोवेस्ट कैश प्राइस। ठीक है, यानी कि मिस्टर एक्स ने सेंड किया ऑफर, या सॉरी ऑफर नहीं, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन भेजी वाया किसके जरिए बेटा? टेलीग्राम के जरिए। और फैंसी से पूछा, क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन हमें बेचोगे? दूसरा, व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट प्राइस? पहला पॉइंट समझ आया? एक तो ना बोल लिया करो नलायक हो। अच्छा, तो ये भाई साहब ने रिप्लाई दिया। ये भाई साहब ने क्या किया? रिप्लाई दिया किसको? हार्वे को। इमीडिएटली इन्होंने रिप्लाई दिया, अगेन रिप्लाई वाया किसके जरिए? टेलीग्राम। टेलीग्राम के जरिए। किसके जरिए बेटा? और बताया, लोवेस्ट कैश प्राइस इज 900 पाउंड। कितना बताया बेटा? 900 पाउंड का हमारा प्राइस है। किसका? बम्पर हॉल पेन का। बोलो बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, दिस इज द सेकंड सिचुएशन। हाँ बेटे, ये सेकंड पॉइंट है ना? हाँ। पेन तो ठीक है बट क्या? अरे नाम उसका, पहले होल्डर वाले पेन नहीं चलते थे वो। अब सर हार्वे ने जैसे देखा कि इसका कितना है, तो इसने वापस से क्या किया? इमीडिएटली रिप्लाई। क्या करा? इमीडिएटली रिप्लाई। बोलो। इसने इमीडिएटली रिप्लाई किया कि दैट इज, जो मैं बाय कर लूंगा। वी एग्री टू बाय, एग्री टू बाय क्या बेटा? क्या नाम था इसका? बम्पर हॉल पेन। ठीक है, कितने में बेटा? 900 पाउंड में। यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, रुपीज लिख दिया। कितने पाउंड में खरीदने को तैयार हो? 900। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे क्या है, सुनिए। इज दिस ऑफर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्या ये जो ऊपर दिया गया है, क्या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ऑफर है या नहीं? बताइए। कितने लोग बोलते हैं सर यस ये ऑफर है? प्लीज रेज योर हैंड। एक, दो, तीन। ओके, कितने लोग मानते हैं दिस इज नॉट ए ऑफर? किसी को चुका भाई ये तो हाँ बोलो या ना बोलो, नालायक हो। अच्छा, है ऑफर? कैसे? कैसे बेटे? सर क्योंकि इन दोनों में वो बात हुई ना, पहले बोला कि पहले उस प्राइस है, हाँ अगर उसने बोला कि मैं पंद्रह हॉर्मोन इंक्रीज हुआ तो हाँ सेंट पे मिल गई और फिर सर ना हाँ हाँ। मिलेगी था, अच्छा, और? दोनों मिले तो ऑफर मिल जाता है। अरे यार, अब देखो इधर ध्यान से, सुनो सुनो ध्यान से। हमने ऑफर की, सुनो, जब भी आपको कोई केस, कोई एग्जांपल, ऐसा सिचुएशन रहा है, कुछ नहीं करना है, आप चले जाओ हिस्ट्री में, पास्ट में। पास्ट मतलब थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ा था। आपने वहां पे दो बातें देखी थी। भैया आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो, कर रहे हो ना? तो विलिंगनेस जब शो कर रहे हो, तो वहां पर या तो टू डू या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का विलिंगनेस शो करोगे, साथ के साथ ऑब्टेन करोगे सामने वाले की क्या? असेंट। और अगर एसेंट नहीं मिली तो वो ऑफर नहीं है। अगर आपने इंटेंशन नहीं देखा कि सामने वाले को असेंट मिली है नहीं मिली है, दैट मीन दिस इज नॉट ए ऑफर। तो देखो जरा,
सर यहां पर हार्वे ने दो क्वेश्चन पूछे थे। हार्वे ने कितने क्वेश्चन पूछे थे? दो। पहला, हम आपका क्या खरीदना चाहते हैं? बम्पर हॉल पेन। बोलो जी। और उसका लोएस्ट प्राइस क्या है? मुझे एक बात बताना जरा, फैसी ने क्या सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है? सर पहले का तो दिया ही नहीं दोस्त। सर पहले का उसने उसने सिर्फ बोला भैया 900 पाउंड की है वैल्यू। अच्छा, फिर इसने बिना देखे समझे इमिडिएटली रिप्लाई दे दिया कि हाँ, वी आर एग्री टू बाय योर बम्पर हॉल पेन। किस प्राइस पे? उसने पहले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दिया था आपको, यानी कि द विलिंगनेस ही रिजर्व। उसने आंसर अपने पास क्या कर लिया? रिजर्व, यानी कि असेंट तो मिली ही नहीं। क्या सामने की असेंट ऑप्टेन करी अपने? तो आपका ये ऑफर होगा क्या? इट इज नॉट ऑफर। सर आप नो नो, ऐसे कैसे भाई, लॉ मैथ नहीं है ये, लेट करोगे जो। लॉ में क्रिस्टल क्लियर होता है हर चीज। भैया क्या उसने बोला? हाँ मैं खरीदने बेचने को तैयार हूँ। उसने अपने असेंट दी। उसने सिर्फ बताया भैया 900 पाउंड की वैल्यू है। उसने क्या बताया? 900 पाउंड की वैल्यू है। दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब सेकंड का आंसर दिया। पहले वाले का आंसर उसने अपने पास क्या कर लिया? रिजर्व कर लिया। और सामने वाले की असेंट ही नहीं मिली। और असेंट नहीं मिली मतलब, ये जो सेकंड टाइम आपने बोला यस वी आर एग्री टू परचेज योर दैट इज बॉल पेन, तो इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा आपका? भैया वो जो आप ऑफर दे रहे हो क्या वो ऑफर बनेगा? नहीं बनेगा। कौन है? पूछते भी तो नहीं है नालायक। समझ आया तुम्हारे? तो ये जो केस हुआ था, इस केस, हाँ जी, बगल में। हाँ जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज अ सिचुएशन। यहां पे क्या है बेटा, आपको दोनों चीज देखना है, पहला अपनी विलिंगनेस और फिर सामने वाले की विलिंगनेस। सामने वाले ने विलिंगनेस बताई? नहीं बताई बेटा। तो जब विलिंगनेस ही नहीं बताई तो ऑफर कहां से बन जाएगा? तो ये जो केस था ना, इस केस में ये हुआ था कि सिर्फ सेकंड का आंसर मिला, पहले का आंसर नहीं मिला। इसका मतलब सामने वाले ने अपने असेंट नहीं बताई। असेंट नहीं बताए मतलब ये ऑफर नहीं बनेगा। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट अ ऑफर। किस किस को पल्ले ही नहीं पड़ा? सर तो फिर लोएस्ट कैश प्राइस भी बताइए जो अब जैसे मान ले तो मेरे पास आया, तूने कहा सर मुझे क्लास लेनी है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, और फीस क्या है? मैंने कहा फीस है 12,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। मैंने कितना कहा? फीस है 12,000 रुपये, 14,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी है। क्या मैंने तेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया? मैंने सिर्फ क्या बताया? फीस। मैंने ये नहीं बोला तू ज्वाइन कर सकता है, कल से तू क्लास में आके बैठ जाएगा क्या? नहीं, कैसे बैठेगा? मैंने सिर्फ तेरे को फीस बताई है, तेरे पहले क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं ना। तूने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? क्या मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने असेंट दी नहीं। तो ऑफर हुआ ही नहीं बेटा। समझे? तो लिख लो इस पॉइंट पे। नहीं कहाँ शो करी विलिंगनेस? क्या गधे हो गए तुम लोग? हाँ, फिर अच्छा ये तो अपनी विलिंगनेस शो ही कर रहा है। सामने वाले की विलिंगनेस नहीं मिली है ना। स्टेप अरे यार, ये क्या पढ़ा था आपने? ऑफर में विलिंगनेस किसकी होनी चाहिए? जो ऑफर दे रहा है उसकी। और सामने वाले की क्या ऑप्टेन करनी चाहिए? यार दोनों होंगे तभी तो ऑफर बनेगा। हाँ, पहले वाली की तो विलिंगनेस है। हाँ बोलो। हाँ भाई, उसकी तो है ही। तभी तो पूछ रहा है वो हार्वे। हार्वे इज लल्लू इंसान। काजल समझ नहीं आया? तो लिख के नहीं होते। ठीक है खाने इसके आसपास का एक काउंट कितना होगा? वो तो सर्च कर लो ना, 95 के आसपास है। ज्यादा है। यूके में। इंग्लैंड। है हाँ, यूके इंग्लैंड एक ही तो होता है। वह गधेड़ी। रियल क्वेश्चन अच्छा, एक और चीज बोल रहा हूँ। आप में से जितने भी स्टूडेंट जिनके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना इकोनॉमिक्स टाइम्स का। किसका? इकोनॉमिक्स टाइम्स का। और डेली उसके न्यूज पढ़नी है आप। देखो स्टार्टिंग में समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आएगा, बट डेली चीजें पढ़ोगे आपको ना थोड़ा ना जनरल नॉलेज होगी। नए नए वर्ड सीखोगे। और नए नए वर्ड जब सीखोगे ना, तो वो काफी हेल्पफुल होंगे आपको लॉ पढ़ने के लिए। ठीक है? क्या होता है ना, यहाँ पर हमें बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता होती है, और हम लॉ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लिखो।
यार ये एयरटेल का नेट तो चल ही रहा है बिल्कुल भी। ऊपर कर दूं क्या? यस सर। बेटा प्लीज थोड़ा ना घर पे पढ़ना शुरू करना। और सुनो, लास्ट क्लास तो हमारा सिर्फ एक बेसिक्स था, ठीक है? बट आज वाली जो क्लास है यहाँ से थोड़ा सा लॉस शुरू हो चुका है। तो ना इन चीजों को घर पे जाके अच्छे से रिवीजन करना है और अपने दिमाग में इसको क्या कर लेना है, फिट कर लेना। दिस इज नॉट ए 12th क्लास। तो इसलिए डेली बेसिस पे आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा अभी से ही। आदत डालो 3 से 4 घंटे पढ़ने का, सो दैट धीरे धीरे टाइम बढ़े। 3 से 4 तो मैं ट्रेलर बता रहा हूँ आपको, फिर धीरे धीरे टाइम शेड्यूल हमें बढ़ाना है, ठीक है? तो जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। चलो जल्दी करो, नालायक हो। डन। यस। क्या हुआ? कॉपी किया? यस सर। चलिए, ये ऑफर का मीनिंग समाप्त हो गया बेटा यहाँ। ठीक है, वी हैव डन विद द मीनिंग ऑफ ऑफर। अच्छा, एक नोट पॉइंट लिखिए प्लीज। क्या लिखेंगे बेटा? एक नोट पॉइंट। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर is called offerer or promiser. And the person to whom the offer is made is called offering या promising। बेटा जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर या प्रोमिसर। ठीक है, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी या प्रोमिसी। समझ में आया? प्रोमिसी या प्रोमिसर।
प्रोमिसर कौन? जो ऑफर दे रहा है। प्रोमिसी कौन? जो ऑफर जिसको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑफरर कौन? जो ऑफर दे रहा है। ऑफरी कौन? जिसको ऑफर मिले। क्लियर है? यस पक्का। अच्छा, इसको हम प्रपोजर भी बोल सकते हैं, उसको प्रपोजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर तो बढ़ाते रहो, वट एवर द सिचुएशन ओवर देयर। कॉपी कर लिया? यस सर बोलो। यस सर ओके, नाउ लिखो फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग। हालांकि अभी हमारा ऑफर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऑफर का ही ये कॉन्टिन्यूस टॉपिक है, तो लिखेगा लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। एन ऑफर may be express or implied. An offer may be expressing specific or general. Third situation. An offer must be made with a view to create legal relationship. Both. Offer must be distinguished from an invitation to offer. An offer must be communicated. Ah, how many rules are there? 9 रूल्स हैं। किसको लेके बेटा? ऑफर को लेके। अच्छा सुनिए, ये सारे रूल्स बेटा एप्लीकेबल होने चाहिए एक पर्टिकुलर ऑफर में, तभी हम उसको क्या मानेंगे?
ऑफर, और तभी वो ऑफर क्या बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉपी करा आपने? यस सर। ओके, सुनिए, अगेन मैंने कहा ना बेटा, मैं आपको आईसीएसआई के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, मैं थोड़ा सा क्या करा रहा हूँ, एक्सटेंसिव। रीजन बीइंग, लेट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट वेरी ब्यूटीफुली। क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया ना भाई साहब, सीरियसली आपको लॉ में बड़ी आसानी होगी चीजें समझने में। ठीक है, तो जरा देखिए, हालांकि सब कुछ तो वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा, बट ऑफर एक्सेप्टेंस ये काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी तो बड़ा सिंपल है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। कहता है कुछ लीगल रूल्स है रिगार्डिंग किसके बच्चे, ऑफर के। सर क्या है वो? पहला, ऑफर में भी क्या हो सकता है, एक्सप्रेस, और क्या हो सकता है, इम्प्लाइड। पहला रूल क्या है, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड। सर ये क्या है, पढ़ेंगे अभी। दूसरा, ऑफर में भी क्या हो सकता है, स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, दूसरा, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। मतलब जब मैं ऑफर किसी को दे रहा हूं ना, तो मेरा इंटेंशन वहां पे क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, अभी मैं ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आता है सर, ऑफर में मस्ट बी डिफरेंस होना चाहिए किससे बेटा, इनविटेशन टू ऑफर से। ये सब क्या है पढ़ेंगे अभी। ऑफर मस्ट बी क्या होना चाहिए बेटा, कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। किसको को ऑफरी, ऑफरी को क्या करोगे, इसको कम्युनिकेट करोगे। ऑफर मस्ट बी अ सर्टेन टर्म्स होने चाहिए बेटा। ऑफर मस्ट बी क्या हो सकता है, ऑफर में भी क्या हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, एन ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव टर्म्स नहीं होने चाहिए इसमें। और दो आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर कभी भी क्या नहीं बना सकते बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। समझ आया? अब हमें वन बाय वन बेटा इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि सर ये क्या है। तो सबसे पहले रूल लिखो, एक हेडिंग डालो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, अब आप पॉइंट्स। तो ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। लिखो, लिखा बच्चों? यस सर। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है, और उस एग्जांपल से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखो बेटा इधर, ये कॉपी कर ले थ्योरी। यस। ठीक है, एग्जांपल देखिए पहले, एग्जांपल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है सर, यहां पर एक व्यक्ति है, कौन? मिस्टर ए। और यहां पर एक व्यक्ति है, कौन? मिस्टर बी। दो लोग हैं या अब यहां पे हुआ क्या सर, ये जो हमारा ए है, इसने इसको ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर टू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख। कितने में बेटा? अच्छा, ये ऑफर इसने दो टर्म्स में दिया। फॉर एग्जांपल, या तो ओरली, या तो किसमें बेटा? रिटर्न में। बट क्या यहाँ पर यूज ऑफ वर्ड्स हो रहा है? बोलो। या तो आप क्या दोगे बेटा, किसी को ओरली बोलोगे, या कैसे दोगे? रिटर्न में लिख कर देखो, मैसेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, वट एवर द मोड यू हैव यूज। या तो राइटिंग में दोगे या ओरली बोलोगे। तो सर यहां पर हमने जो ऑफर दिया, क्या वहां पर क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में दिया गया है? तो सर अगर जब भी हम कोई ऑफर वर्ड्स के फॉर्म में देंगे, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेस ऑफर। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। क्लियर हुआ? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस ऑफर? समझ आया? जहां पर एक्सप्रेसली आप अपने टर्म्स को वर्ड्स के फॉर्म में क्या बता रहे हो बेटा सामने वाले को, कि भैया मैं आपके साथ ऑफर करना चाहता हूं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेस ऑफर। क्या बेटा ये एक्सप्रेस ऑफर है? देखो ऊपर के डेफिनेशन पढ़ो। कहते हैं व्हेन द ऑफर इज मेड इन वर्ड्स इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर कोई किसी भी ऑफर को हम किसके टर्म्स में कर रहे हैं बेटा? वर्ड्स के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बेटा? वर्ड्स के टर्म्स में। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। कॉपी करिए। सुनो, ज्ञानेश सर से पार्टी मांगनी है आज, ठीक है? कल तो भाग गए थे। सच में मांगना, नालायक हो। मेरे से तो बहुत जल्दी मांग लेते। तो ज्ञानेश सर पर आए थोड़ी, वो भी अपने ही। तो मेरे पास तो वक्त पड़ा था पहले ना। सब लोग नाम हाँ हाँ बिल्कुल। लूटना बढ़िया से, पिज्जा ऐसा मंगाना मस्त। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पेप्सी एप्सी हो गई। सेंस बात को आप आगे सपोर्ट करो। वो जमीन पे गिर जाइए सीधे। हाँ सर पार्टी चाहिए यार। आगे पढ़ाई नहीं करेगा आप बाइक से। क्योंकि कल भाग गए थे। अच्छा मतलब हमारे टाइम पे आए भी नहीं थे। हाँ देखो, भी होते दूसरे बच्चों को पार्टी दी थी शाम को। शाम को पार्टी दी थी। आप लोग ये पार्टी सही है सर। इतनी बड़ी धोखेबाजी। देखो एग्जाम्पल नंबर 2। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है साहब? सुनो, यहाँ पर कोई वर्ड का यूज नहीं होता। अब दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है सर, एक बात बताओ यार, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इम्प्लाइड ऑफर। क्या लिखा? तो इसका मैं बेसिक टर्म बता दूं, नो यूज ऑफ वर्ड्स। अब मुझे एक बात बताओ यार, ऐसा कौन सा ऑफर है जहां पे वर्ड का यूज नहीं हो रहा बट फिर भी ऑफर है? सकता कोई सरकमटांसेस बेसिस पे होता है बेटा। किस पे होता है? कंडक्शन ऑफ पार्टी या सरकमटांसेस। कैसे? एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल नंबर 1। जैसे मान लो दिस इज द, ये रोड है। क्या है बेटा? अच्छा, ये हो रहा है शुरू बदरपुर से।
और लेट अस अज्यूम जा रहा है लाजपत नगर तक। कहाँ जा रहा है? लाजपत नगर। बोलो यार, Yes, sir. समझ आ रहा है तुम्हारे कुछ? Yes, sir. हाँ। अब मान लो इस रूट, ये क्या एक तरीके से रूट हो गया, रूट। Yes, sir. इस रूट पे एक बस चलती है। क्या चलती है? बस। बोलो भाई। अच्छा, बदरपुर से लाजपत नगर कौन सी बस जाती है? बस नंबर बताओ। 433। 400 पक्का ना? हाँ भाई, मैं बस से जाता हूँ ना, सर मुझे पता नहीं जाता। 500, सॉरी 435 या वट एवर, 405 पे जाती है, मैं भी शायद, जो भी है। तो इस बस रूट में, यानी कि इसका रूट ही क्या है बेटा, कि ये बदरपुर से होते हुए लाजपत नगर जाएगी। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति है मिस्टर राम। अब इसको जाना है आश्रम। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बेटा? आश्रम। तो क्या ये जो बदरपुर की 433 वाली बस है, ये आश्रम होते जाती है क्या? नहीं है। तो कोई ऐसा बताओ जो 405 लगे। 479, 407 मिंटो रोड। ये भी तो 479 तो जाती है। अरे जो भी है, मान लो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ जाना है? आश्रम। अब सुनो ध्यान से प्लीज। तो एक बात बताओ, ये बस राम की है? नहीं। इसको कहाँ जाना है? अच्छा, इसका कंडक्टर इसको बुलाए ना बुलाए, अगर ये ऑटोमेटिकली इस बस में चढ़ गया, तो इसका इस पर्सन के साथ, इस बस के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? इसका मतलब ये बस एक ऑफर कर रही थी। क्या कर रही थी? आओ बैठो, मैं आपको आश्रम छोड़ दूं। कहीं बोला क्या बस वाले ने कि आश्रम 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 आश्रम? नहीं बोला सर। मान लो सिर्फ उसमें रूट नंबर था, भैया इस रूट नंबर की है, ये इस रूट से जाएगी। तो आप क्या वहां पर एक तरीके से आपको ऑफर मिल रहा है कि आप इस बस में बैठिए, हम आपको बदरपुर से कहां तक ले जाएंगे? लाजपत नगर तक। तो लाजपत नगर तक का हमारा आपके साथ क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या इस व्यक्ति का इस बस वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये बस इसको क्या दे रही थी? ऑफर। क्या वर्ड्स का यूज हो रहा था? नहीं बेटा, कंडक्शन। बस खड़ी होगी स्टैंड पे आके, आप ऑटोमेटिकली बैठ जाइए, आपको बुलाया जाएगा या नहीं जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो हमें ऑफर मिल रहा है, इस ऑफर को हम क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्लाइड ऑफर। क्या बोलेंगे? समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल, अभी तो डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। मान लो मेट्रो में जा रहे हो, और वहां पर एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं टोकन मशीन। क्या बोलते हैं? हाँ। तो क्या टोकन मशीन आपको बुला रही है क्या? आओ टिकट ले लो? नहीं। बट क्या उसका होना, क्या आप ऑटोमेटिकली वहां जाके टिकट ले सकते हो बेटा उससे? जो भी टोकन्स वगैरह आप ले सकते हो, कॉइन्स वगैरह मनी डाल के उसमें, क्या उससे टोकन ले सकते हो? हाँ। तो क्या एक तरीके से मशीन, जो जो मशीन है, ये आपको क्या ऑफर दे रही है? कौन सा ऑफर है? क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार का वर्ड का यूज हुआ है क्या? नो सर। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3, एटीएम मशीन। कौन सी मशीन? एटीएम मशीन। क्या बुलाती है आके पैसे निकाल लो? बट क्या जा सकते हो वहां पे? कौन सा ऑफर होगा? समझ में आया? मतलब देर इज अ पॉइंट सर, कंडक्शन है, सरकमस्टांसेस है, कि यहाँ पर एटीएम का होने का मतलब ही क्या है बेटा? जाके हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो उससे हमें ऑफर मिल गया, कोई हमें एटीएम में जाने से रोक नहीं सकता भाई, क्योंकि एटीएम ने हमें ऑफर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑफर। कौन सा ऑफर दिया है? इम्प्लाइड ऑफर। समझ में आया? तो यहाँ पर वर्ड का यूज होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस ऑफर। जहां वर्ड का यूज ना हो, कंडक्शन से पता लग रहा है ऑफर है, क्या बोलेंगे उसको? समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करा, एक भंडारा ऑर्गेनाइज करा, राइट? अच्छा, भंडारा ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही क्या, वहां कोई भी आ सकता है? क्या मैं किसी को रोक सकता हूँ? नो। तो मैं जो ऑफर दे रहा हूँ, वो ऑफर क्या है? मैंने किसी को बुलाया नहीं, बट मैंने ऑर्गेनाइज करा कि भैया भंडारा है आज, तो दैट मीन्स कोई भी पर्सन आके भंडारा खा सकता है। दैट मीन्स सर इम्प्लाइड ऑफर है। सरकमस्टांसेस से हमें क्या बता रहा है बेटा? ऑफर है। जैसे एक चिकित्सक वो खुला कैंप, ठीक है, और वो कैंप में फ्री क्या हो रहा था बेटा? चेकअप लिखा होता, फ्री चेकअप फॉर द पर्टिकुलर डे। क्या वो इम्प्लाइड ऑफर है? आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई ऑफर दोगे नहीं, वो इम्प्लाइड ऑफर है साहब। अगर कोई व्यक्ति आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? वो ऑफर कहलाएगा। समझ आया? देखो एक बार, कहता है सर एन इम्प्लाइड इज वन विच द इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट से पता लगेगा, या कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता लगेगा, या सरकमस्टांसेस से पता लग जाएगा कि यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है। समझ आया? अब जैसे मैंने बोला सीएस का सेमिनार है, एवरीवन इज इनवाइटेड। तो क्या सीएस का सेमिनार जो मैंने लिख दिया बाहर, क्या उसमें एक एक व्यक्ति को बुलाऊं? तो उसका मतलब क्या, कोई भी आ सकता है सेमिनार में?
समझ में आया? कॉपी करो। ओके, तो बेटा ये हुआ हमारे पास ऑफर का पहला कंडीशन, जिसमें हमने पढ़ा ऑफर हमारा एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। समझ में आया? तो Yes. आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा आपको, बाकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे, एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।